सड़क पर ठेला लगाकर चिल्ला चिल्ला कर तरबूज बेचता हुआ जेठालाल, अपनी महंगी जीप को फ्रूट की दुकान बनाने वाला रोशन सिंह सोढ़ी और बाघा बावरी का गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के बाहर फ्रूट स्टॉल। दोस्तों, 1 लाख रुपए के उस भयानक स्कैम ने गोकुल धाम के इन करोड़पति और शरीफ लोगों को रातों रात मुंबई का सबसे बड़ा तरबूज माफिया बना दिया है। लेकिन रुकिए, इनके सड़क पर आने की ये नौबत आखिर आई कैसे, जब करतारे ट्रांसपोर्टर ने सोढ़ी के मुंह पर फोन काट दिया था। कंपाउंड का नजारा ऐसा था जैसे किसी ने थोक के भाव में फ्रूट मार्केट में बम फोड़ दिया हो। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कलिंगड़ यानी तरबूज फैले हुए थे। सोढ़ी एक घायल शेर की तरह दहाड़ रहा था क्योंकि उसकी भोली पत्नी रोशन ने बिरजू नाम के एक लुटेरे फ्रूट वाले को पूरे 1 लाख रुपए उधार दे दिए थे। उस बिरजू ने पैसे तो नहीं लौटाए, बल्कि रात के अंधेरे में पूरी सोसाइटी की छाती पर एक ट्रक तरबूज मूंग दलने के लिए छोड़ गया। अब इस रसीली मुसीबत को पार कैसे किया जाए? भेड़े अपनी सखाराम को भूलकर ऐसे छटपटा रहा था जैसे उसके खुद के घर के बेडरूम में तरबूज उगाए हों। जेठालाल ने इस महाकलेश के बीच अपना दिमाग दौड़ाया और ट्रांसपोर्ट का आइडिया फेंका। सोढ़ी ने बिना एक सेकंड बर्बाद किए अपने एक जानकार करतारे को फोन लगाया। फोन पर करतारे ने कहा कि ट्रक तो बिल्कुल तैयार खड़ा है। सबकी आंखों में उम्मीद की एक चमक उठी और जेठालाल खुशी से उछल पड़ा। लेकिन तभी किस्मत ने एक ऐसा तमाचा मारा जिसकी गूंज पूरे कंपाउंड में सुनाई दी। करतारे ने बड़ी ही ठंडे दिमाग से बताया कि ट्रक तो है, पर उसका जो असली ड्राइवर है वो ट्रक की चाबी अपने जेब में डालकर कहीं गायब हो गया है। सोढ़ी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने गालियों के साथ फोन कट कर दिया। हालात हाथ से निकलते जा रहे थे। जेठालाल ने तुरंत अपने एक और ट्रांसपोर्टर को फोन लगाया, पर वहां भी बातों का ऐसा भयंकर कन्फ्यूजन हुआ कि ट्रांसपोर्टर पूछने लगा कि माल भेजना कहाँ है। भेड़े ने जेठालाल को बीच में ही टोक दिया कि तरबूज कहीं भेजने नहीं है, बस यहां से गायब करने हैं। जेठालाल ने अपने गोडाउन में माल रखने का आइडिया भी खारिज कर दिया क्योंकि वहां पहले से ही नया स्टॉक भरा हुआ था। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। पर तभी जेठालाल को एक ऐसे इंसान की याद आई जो इस मुसीबत का सबसे खौफनाक इलाज बताने वाला था। जेठालाल ने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में बाघा को फोन मिलाया। बाघा, जिसे वैसे भी काम से ज्यादा बावरी के ख्यालों में खोए रहने की आदत है, उसने फोन उठाते ही शुद्ध संस्कृत में ऐसा श्लोक मारा कि जेठालाल के कान के पर्दे सुन्न हो गए। जेठालाल को लगा रॉन्ग नंबर लग गया है, पर बाघा ने बताया कि बावरी आजकल संस्कृत सीख रही है तो वो भी उसी रंग में रंग गया है। जेठालाल ने बिना वक्त बर्बाद किए अपना ब्रह्मास्त्र फेंका और पूछा कि क्या उसकी पहचान में कोई थोक का फ्रूट वाला है। बाघा ने तुरंत हाँ में जवाब दिया। जेठालाल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत बाघा को टेम्पो लेकर गोकुलधाम आने का फरमान सुना दिया। लेकिन बाघा के अगले ही जवाब ने जेठालाल के पैरों तले से जमीन खींच ली। बाघा ने बड़ी ही शांति से बताया कि टेम्पो तो घनसोली गया हुआ है और रात तक नहीं आएगा। जेठालाल ने अपना गुस्सा पीते हुए कहा कि कोई और टेम्पो ले आ और सारे कलिंगड़ उस फ्रूट वाले को बेच दे। तब बाघा ने वो भयानक सच उगला जिसे सुनकर जेठालाल को हार्ट अटैक आते आते बचा। बाघा ने बताया कि उस फ्रूट वाले ने तो कोविड के बाद से ही अपना धंधा बंद कर दिया है। जेठालाल का दिमाग फट पड़ा। उसने चीखते हुए पूछा कि जब धंधा बंद है तो तूने हाँ क्यों बोला? बाघा का लॉजिक इतना खतरनाक था कि कोई भी अपना सिर फोड़ ले। उसने कहा कि फ्रूट वाला अभी भी उसकी पहचान में तो है ना। इससे पहले कि जेठालाल फोन में घुसकर बाघा का गला दबा देता, बाघा ने एक ऐसी बात बताई जिसने आगे चलकर सबसे बड़ा खेल कर दिया। बाघा ने फोन रखने से ठीक पहले जेठालाल को बताया कि बापूजी के लिए दमन जाने वाली टैक्सी बुक हो चुकी है। जेठालाल ने झल्लाकर फोन पटक दिया। इधर अब्दुल ने भी आकर खबर दे दी कि नाके पर एक भी मजदूर नहीं मिला है। अब पूरी सोसाइटी एक चक्रव्यूह में फंस चुकी थी। रतन भाई ने राजस्थानी में एक ऐसी कहावत मारी जिसका सीधा मतलब था कि अब कोई बाहरी मदद नहीं आएगी। तारक मेहता, जो हमेशा से जेठालाल का फायर ब्रिगेड रहा है, उसने एक ऐसा इंटरनेशनल आइडिया फेंका जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। तारक मेहता ने पेरिस की एक लाइब्रेरी का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां लोगों ने बिना किसी मशीन के इंसानों की एक चेन बनाकर पूरी की पूरी लाइब्रेरी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दी थी। बस फिर क्या था, गोकुलधाम के इन रईस और आलसी सेठों को एक झटके में मजदूर बनने का आइडिया टॉप क्लास लगा। भेड़े ने तुरंत कंपाउंड में सायरन बजाया और सबको नीचे बुला लिया। लेकिन क्या ये करोड़पति हाथ से हाथ मिलाकर इस तरबूज के पहाड़ को हिला पाएंगे? अगले ही पल कंपाउंड का नजारा किसी युद्ध के मैदान जैसा था। सबने एक लाइन बनाई और एक एक करके कलिंगड़ पास करना शुरू कर दिया।
ये वो लोग थे जो बिना लिफ्ट के एक मंजिल नहीं चढ़ते। आज वो पसीने से लथपथ होकर तरबूज फेंक रहे थे। देखते ही देखते रास्ते से कलिंगड़ हट गए और भिड़े के ऑफिस का रास्ता साफ हो गया। तभी बाहर दमन वाली टैक्सी आकर रुकी। बापूजी अपनी सूटकेस लेकर सबको इस तरबूज के नर्क में छोड़कर चुपचाप दमन के लिए खिसक लिए। उनके जाते ही सबकी कमर इस कदर टूट चुकी थी कि सब जमीन पर लाशों की तरह गिर पड़े। पर असली खतरा तो अभी उनके शरीर के अंदर घुसने वाला था। अंजलि भाभी, जिन्हें डाइट के नाम पर कुछ भी खिलाने का शौक है, उन्होंने सबको अपने घर प्योर कलिंगड़ का जूस पीने का न्योता दे दिया। पोपटलाल और गोली तो ऐसे टूट पड़े जैसे जन्मों से भूखे हों। सब ने गट-गट करके जूस पी लिया, लेकिन तभी डॉक्टर हाथी ने एक ऐसा मेडिकल बम फोड़ा जिसने सबके गले में जूस अटका दिया। हाथी भाई ने भारी आवाज में चेतावनी दी कि तरबूज का जूस ज्यादा पीने से पेट का पूरा पाचन तंत्र क्रैश हो सकता है और शरीर का शुगर लेवल रॉकेट की तरह उड़ सकता है। ये सुनते ही गोली के हाथ से ग्लास छूटते छूटते बचा। लोगों को लगा कि कलिंगड़ की मुसीबत खत्म हो गई है, लेकिन असली मास्टरमाइंड गेम तो अब शुरू होने वाला था। सब लोग अपने अपने काम पर भागने लगे। तारक मेहता को बॉस के वीडियो कॉल का खौफ था, पोपटलाल को साड़ियों के स्टॉक की, डॉक्टर हाथी को मरीजों की। लेकिन 1 लाख रुपए का वो गड्ढा अभी भी भरा नहीं था। वो कलिंगड़ अभी भी कंपाउंड में पड़े उन्हें चिढ़ा रहे थे। टप्पू सेना और गोकुल धाम के बड़ों ने मिलकर एक ऐसी खौफनाक योजना बनाई जिसने पूरे इलाके के मार्केट को हिलाकर रख दिया। जिस बाघा को जेठालाल कामचोर समझता था, उसी बाघा ने बावरी के साथ मिलकर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के ठीक बाहर कलिंगड़ का एक शानदार स्टॉल लगा लिया। सोढ़ी ने अपनी उसी महंगी जीप में तरबूज लादे और चौराहे पर जाकर एक हार्डकोर फ्रूट वेंडर बन गया। टप्पू सेना ने एक हाथ ठेला पकड़ा और गोकुल धाम के बाहर चिल्ला चिल्ला कर तरबूज बेचने लगे। और तो और अब्दुल ने अपनी सोडा शॉप के बाहर बाकायदा एक बड़ा सा बोर्ड टांग दिया। 1 लाख के उस भयानक स्कैम ने गोकुल धाम के इन शरीफ लोगों को मुंबई का सबसे बड़ा तरबूज माफिया बना दिया था। शुरुआत में जो तरबूज उनके लिए एक भयानक श्राप लग रहे थे, अब वही तरबूज उनका सबसे बड़ा बिजनेस बन चुके थे। उधर सोसाइटी के बाहर हमारे सेक्रेटरी और एकमेव ट्यूशन टीचर आत्माराम तुकाराम भिड़े का अलग ही ड्रामा चल रहा था। भिड़े तरबूज भी ऐसे बेच रहा था जैसे वो कोई सब्जी वाला नहीं, बल्कि बच्चों का बोर्ड एग्जाम ले रहा हो। एक ग्राहक ने तरबूज उठाकर चेक करने के लिए हाथ क्या लगाया, भिड़े बुरी तरह भड़क गया। ए भाई, तरबूज को हाथ मत लगाना, ये मेरे अनुशासन वाले तरबूज हैं। दूर से देखो, वजन करो, पैसे दो और चुपचाप निकलो। हमारे जमाने में तो तरबूज ऐसे। बेचारा ग्राहक भिड़े का वो ज्ञान और भाषण सुनकर बिना तरबूज लिए ही वहां से भाग गया। लेकिन भाई साहब, सबसे खौफनाक और दयनीय हालत तो हमारे गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल की थी। वो इंसान तरबूज बेचने से ज्यादा अपने लिए लड़की ढूंढने में लगा हुआ था। जैसे कोई महिला ग्राहक तरबूज लेने आती, पोपटलाल तरबूज के साथ साथ अपना बायोडेटा भी उसे पकड़ा देता।